हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उदय। विनय, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दें। ओके, चलिए आज की क्लासेस बहुत लंबी नहीं होंगी लेकिन ठीक ठाक होंगी। कारण यह है कि थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है इसमें, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट से सब लोग आ जाएं, जो क्लास में हैं वो जल्दी से आ जाएं। आज जो क्लास है वो क्लास है एक्वाकल्चर का यूनिट फर्स्ट की लास्ट क्लास होगी संभवतः आज, यूनिट फर्स्ट की लास्ट क्लास, और ये होगी 6वीं क्लास ना। क्लास 6 होगी आज ना, 6वां लेक्चर होगा और आज के बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और आज के बाद आप लोगों ने इसको पूरी तरीके से कंप्लीट लिख लेना है, इसका नोट्स बना लेना है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो हम लोग ने इसमें पढ़ रहे थे पीसी कल्चर। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ रहे थे? इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पीसी कल्चर। और पीसी कल्चर में हम लोगों को जो बात करना था वो हम लोगों ने देखा था कि इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं पीसी कल्चर में, यानी मछली के उत्पादन में कई सारे स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप, पहला स्टेप इसमें होता है ब्रीडिंग का ना। ब्रीडिंग के हमने दो फॉर्मेट देखे थे। ब्रीडिंग हमने देखा था, नेचुरल ब्रीडिंग भी होता है और इंड्यूस ब्रीडिंग भी होता है। नेचुरल ब्रीडिंग के लिए क्या जरूरी होता है? नेचुरल ब्रीडिंग को हम बाथ ब्रीडिंग कहते हैं। ये बातें हो गई थी। बाथ ब्रीडिंग में हमने देखा था कि आपको ड्राई बांध था, वेट बांध था, मॉडर्न बांध था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला स्टेप, उसके बाद हम लोगों ने इंड्यूस ब्रीडिंग पढ़ा था। इंड्यूस ब्रीडिंग को हम लोगों ने दो तरीके से रेगुलेट किया था। इंड्यूस ब्रीडिंग को पहला जो रेगुलेशन था वो हमारा था बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी ब्रीडिंग को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा रेगुलेट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सतीश। और दूसरा जो हमारा था वो ब्रीडिंग था इंड्यूस बाय द हाइपोफाइसेशन। हम ब्रीडिंग को हाइपोफाइसेशन के प्रक्रिया के द्वारा इंड्यूस कर रहे थे। तो हमने उन दोनों को देख लिया है। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे हैचिंग की, ठीक है। तो ये हम लोगों का सिलेबस है, इसको आपको लिखने की तो बार बार जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप है, जिन स्टेप में हमने ब्रीडिंग खत्म कर लिया है। आज हैचिंग, नर्सरी, रियरिंग और स्टॉकिंग मार्केटिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से देखते हैं। ब्रीडिंग की बातें हो गई थी। ब्रीडिंग हमारा नेचुरल और बांध ब्रीडिंग होता है और इसमें केवल नेचुरल और इंड्यूस ब्रीडिंग होता है। ये शॉर्ट है, वहां से इसको कंप्लीट करेंगे। ये ब्रीडिंग के टाइप्स बता दिए गए, नेचुरल और इंड्यूस। नेचुरल ब्रीडिंग को हम लोग बांध ब्रीडिंग कहते हैं। वेट बांध, ड्राई बांध, मॉडर्न बांध होता है। इंड्यूस ब्रीडिंग आपके दो प्रकार के, इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और दूसरा होता है हाइपोफाइसेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर और हाइपोफाइसेशन के द्वारा इनको रेगुलेट किए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा हैचिंग। अभी देखो हमने बता दिया कि कल फीस आप लोगों की जो थी वो 750 हो गई। कल तक का मौका मिला था आप लोगों को ना, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उन्होंने ले लिया, और दूसरे लोग जो हैं उनको आप बताएंगे कि आप क्लास को ले लें। और अब ये क्लास की फीस 750 रुपए हो गई है ना। इतना लंबा समय मिला
और अगर जिन्होंने ले लिया उन्होंने ले लिया, जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्लास में जो हैं एक बार रिप्लाई कर दें फटाफट से। हैचिंग की बात करते हैं। ब्रीडिंग के बाद अंडे क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। ब्रीडिंग में ये ओवा है और ये स्पर्म है, दोनों ने फर्टिलाइज, दोनों एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं ना, एक दूसरे के पास आते हैं और ये जाइगोट का निर्माण हो जाता है, मतलब एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग क्या करेगा, या फर्टिलाइज्ड एग का हैचिंग होगा। इस फर्टिलाइज्ड एग का क्या होगा, इस फर्टिलाइज्ड एग का हैचिंग होगा। हैचिंग, हैचिंग का मतलब होता है इन अंडों का फूटना। अंडे फूटेंगे और उनमें से इनके बच्चे निकलेंगे ना, छोटे छोटे मछली के बच्चे निकलेंगे। ठीक, तो देखिएगा, फर्टिलाइज्ड एग केप्ट इन हैचिंग पिट। फर्टिलाइज्ड एग को हम हैचिंग पिट में रखते हैं और हैचिंग पिट को हम हैचरीज भी कहते हैं ना। किसके लिए हैचिंग पिट में रखते हैं, फॉर हैचिंग, और हैचिंग पिट को हम हैचरीज भी कहते हैं। ठीक है, हैचरीज भी कहा जाता है। देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टर ना, जो हैचिंग पिट होता है उनके कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। क्या कैरेक्टर होते हैं भाई, इट शुड बी नियर द ब्रीडिंग ग्राउंड, जहां ब्रीडिंग हो रहा है हैचिंग पिट उसी के आसपास होने चाहिए। छोटी छोटी संख्या में होते हैं ये हैचिंग पिट जो होते हैं, वो छोटी छोटी संख्या में होते हैं। ऐसा नहीं कि खूब बड़ा सा तालाब बना के उसी में अंडा रख दें और अंडा क्या हो जाए, खो जाए। ठीक, दूसरा पहला क्या हो गया, ये ब्रीडिंग ग्राउंड के पास होना चाहिए। दूसरी बात है इट शुड बी स्मॉल इन साइज, इनकी साइज छोटी होनी चाहिए। नंबर कई सारे होने चाहिए, क्योंकि ब्रीडिंग के बाद हम अलग अलग मछलियों के अंडों को अलग अलग हैचिंग पॉन्ड में रखेंगे। नंबर कई सारे होने चाहिए। आगे, इसमें हाई क्वालिटी ऑफ वाटर होना चाहिए ना, हैचिंग पिट में हाई क्वालिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, मतलब इट कंटेन हाई क्वालिटी ऑफ वाटर। हैचिंग पिट जो होते हैं आपको दो प्रकार के दिखाई देते हैं, एक होता है हैचरीज और दूसरा होता है हैचिंग हापा। एक होता है हैचरीज और दूसरा है क्या, हैचिंग हापा। ठीक है, एक क्या है, एक हैचरीज है और दूसरा हैचिंग हापा है। चलो देखते हैं हैचरीज क्या है, हैचिंग हापा क्या है। हैचरीज देखिए क्या है, हैचरीज ग्राउंड पे पाए जाने वाला, उपासना गुड मॉर्निंग। हैचरीज ग्राउंड पे पाए जाने वाला छोटे छोटे तालाब होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे तालाब दिखाई देते हैं ना, ऐसे, ये ऐसे छोटे छोटे से तालाब होते हैं ऑन ग्राउंड, जमीन पे पाए जाते हैं, मतलब जमीन पे इनको बनाए जाते हैं। हैचिंग हापा को बताते हैं पानी के अंदर बनाए जाते हैं, और ये ऐसे जमीन पे छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। तालाब क्या कह सकते हैं, छोटा छोटा मतलब गड्ढा बनाते हैं, और इसमें हाई क्वालिटी ऑफ वाटर रखते हैं फॉर इंक्यूबेशन ऑफ, इसको इंक्यूबेट करने के लिए, फॉर इंक्यूबेशन द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग को इंक्यूबेट करने के लिए हम लोग इसमें इनको ऐसे बनाते हैं। क्या करते हैं, these are small size pond in which fertilized egg are transferred, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। आगे आफ्टर 2 to 15 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन एग बिकम हैच। 2 से लेके 15 घंटा बाद, मछली की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। सर इवनिंग में क्लास नहीं चल सकता, इवनिंग में क्यों चले, सुबह में क्या दिक्कत है उपासना, सुबह तो अच्छा है ना, कि सुबह सुबह पढ़ लिया दिन भर खाली। चलें आगे, देखिए अब बात करते हैं हम लोग हैचिंग हापा की। किसकी बात करेंगे, हैचिंग हापा।
टाइम नहीं मिल पाता, टाइम मतलब क्या करती हैं कि टाइम नहीं मिल पाता बेटा? देखिएगा हैचिंग हापा क्या, हापा इज द रेक्टेंगुलर। देखिए ना हापा जो है ना, जैसे मान लो ये खूब बड़ा सा पानी का बहता हुआ पानी है या स्थिर पानी है और हमारे पास जमीन की कमी है, तो उस जगह पे हम लोग इस पानी के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप बंबू पीस के मदद से इस तरीके का शेप डिजाइन करते हैं। इनको हम लोग हापा कहते हैं। या तो ये जमीन में इनको हम गाड़ के रखते हैं ना, या तो पानी में तैरते हुए फॉर्म में इनको छोड़ देते हैं। तो दीज आर अ हापा। सर हम भी जाते हैं स्कूल में पढ़ाने, देख नहीं पाते हैं क्लास। कोई बात नहीं उपासना, सारी क्लासेस तो पढ़ी हुई हैं। अगर प्रॉब्लम है तो शाम को उसको एक बार देख लिया करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं। और चैट में कोई चीजें नहीं समझ में आती हैं तो क्वेश्चन पूछ लिया करें। एक बार सुबह आके अटेंड हो जाया करें ना, आगे फिर क्योंकि आगे देखा जाएगा, अगर व्यवस्थाएं ऐसी बनेंगी कि शाम की क्लासेस हो पाए तो देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल में यही स्थिति है इसकी। ठीक है, आगे ये हमको भी कॉलेज होता है, फिर शाम को टाइम थोड़ा कम हो पाता है। एक बार अटेंड हो जाया करें, उसके बाद अटेंड हो जाने से ये पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। नोट्स वोट्स बना लिया करें। किस स्कूल में पढ़ाती हैं बता दीजिएगा। देखिएगा हापा को, हापा रेक्टेंगुलर शेप टैंक होता है, मेड अप ऑफ क्लॉथ से बना होता है, कपड़े से, और सपोर्टेड बाय द बम्बूज पोल, बम्बूज पोल से सपोर्ट किया जाता है। और इसको फिक्स करते हैं रिवर के अंदर ना, इनको रिवर में फिक्स किया जाता है। आगे बात करते हैं, हापा आर टू टाइप। हापा जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक हापा फिक्स रहता है और एक हापा फ्लोटिंग रहता है। फिक्स हापा ऐसे बम्बूज पीस से, शिवम पब्लिक स्कूल, ओके ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए ना। और क्या करते हैं, कोशिश करिएगा कि एक बार अटेंड कर लिया करिए, शाम को एक बार रिकॉर्डेड देख के नोट्स बना लिया करिए। ठीक है, और अगर कोई परेशानी आती है, समस्या आती है तो आप चैट सेक्शन में लिख दिया करें, और अगर अगले क्लास में मैं उसको देख लिया करूंगा। जिनको भी समस्या आती है एक बार अभी पूछ सकते हैं तो पूछ लिया करें, नहीं तो उसको चैट सेक्शन में डाल दिया करें कि ये चीज दोबारा समझा दीजिए, मैं समझा दूंगा। क्लास का मतलब ही यही है कि ऐसे ही चलनी है, ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होना चाहिए, ये नहीं कि खाली रिकॉर्डेड देख रहे हैं। चलें आगे, देखिए फिक्स हापा क्या है। फिक्स हापा इस तरीके से बम्बूज पीस लगाए गए हैं, दीज आर द बम्बूज पीस। और बम्बूज पीस से हम लोगों ने इसको पानी के अंदर, ये इसके चारों तरफ पानी फैला हुआ है ना, पानी बना देते हैं थोड़ा, ये वाटर है, इनके चारों तरफ पानी में के अंदर ये बनाया गया है लाइक दिस टाइप ऑफ। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स हापा कहते हैं। समझ में आया होगा, ये दीज आर द फिक्स हापा। तो क्या कह रहा है, फिक्स हापा आर फिक्स्ड इन द वाटर बॉडी विद द हेल्प ऑफ बम्बूज पोल, बम्बूज पोल्स की मदद से। आगे द फिक्स हापा फाउंड इन वाटर बॉडी वेयर बॉटम आर नॉट वेरी डीप, जहां पे गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती है, वहां पे हम इस हापा को फिक्स करते हैं। ठीक है, वहां पे हम इस हापा को फिक्स करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए लोगों को जागरूक करने का पढ़ने के प्रति। आपके दोस्त जो लोग हैं उनको कहिए कि 500-700 रुपया बहुत ज्यादा नहीं होता है, 100 रुपये महीने का पढ़ाई के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक करिए कि हम लोग एक एमएससी का समाज बनाया जाए, थोड़ा सा बड़ा सा, क्योंकि सब लोग एमएससी में कोई क्लासेस नहीं कर रहा है। ये आगे आने वाले समय के लिए बड़ा ही विकट समस्या होगा ना। कॉलेज में भी नहीं कर रहे हैं क्लास, ऑनलाइन पे भी नहीं कर रहे हैं क्लास, तो ये आगे चल के समस्याएं बढ़ेंगी ना। अच्छे मास्टर, अच्छे टीचर, अच्छे एनालिसिस करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। तो आप लोग प्रयास करें एक अपना समाज बड़ा सा तैयार करने का।
बाकी चलते हैं आगे, देखिएगा फ्लोटिंग हापा फाउंड इन दोज वाटर बॉडीज, वहां पाए जाते हैं जहां बॉटम कैसा होता है, बॉटम मच डीप एंड मच हार्ड, जहां के बॉटम क्या हो, बहुत ज्यादा डीप होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं आपके क्या, वहां पे, एक मिनट, वहां पे आपके पाए जाते हैं ये इस तरीके के फ्लोटिंग हापा, ठीक है, फ्लोटिंग हापा उन जगहों पर पाए जाते हैं। चलें आगे, देखिएगा हम बात करेंगे नर्सरी की ना, और नर्सरी पॉन्ड की। अब नर्सरी और नर्सरी पॉन्ड क्या होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक, नर्सरी और नर्सरी पॉन्ड क्या होते हैं समझें। जब अंडा हैच कर जाता है तो उनको नर्सरी पॉन्ड में रखा जाता है ना, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, कि उनके अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए, ठीक। तो देखिएगा न्यूली हैज्ड फ्राई, जब अंडा फूटता है तो उनमें से जो बच्चे निकलते हैं उनको हम लोग फ्राई कहते हैं। ये मत समझ लेना कि फ्राई मतलब मछली तल के खाने वाला ना, मछली तल के खाने वाला नहीं, मछली के बच्चे को भी हम लोग फ्राई कहते हैं, ठीक है। गांव में आते हैं बेचने के लिए तो वो फ्राई नहीं कहते हैं, तो वो जरई कहते हैं ना, कि मछली का जरई है। देखिएगा न्यूली हैज्ड फ्राई ट्रांसफर फ्रॉम हैचिंग हापा टू नर्सरी, हैचिंग हापा से नर्सरी में हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं आगे। एंड वेरी टेंडर टू वन शुड बी वेरी केयरफुल मेंटेनिंग द देम इन देयर, वहां पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हमें मेंटेन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर करते समय बहुत सारे मछली के बच्चे जो होते हैं वो मरने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी ऑफ फ्राई के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट पूछता है। नर्सरी पॉन्ड आर स्मॉल सेट ऑफ सैलो वाटर रिजर्वायर, नर्सरी पॉन्ड भी छोटे छोटे तालाब होते हैं जहां पे मछलियों के बच्चों को पाला जाता है ना, और उनको तैयार की जाती है कि वो फिश सीड के रूप में तैयार हो सके। आगे द आइडियल एंड रिकमेंडेड साइज ऑफ नर्सरी पॉन्ड इज अबाउट 60 इंटू 30 इंच का होता है। रिकमेंडेड साइज की बात करते हैं नर्सरी पॉन्ड की। अब नर्सरी पॉन्ड के बाद बात आती है प्रोसेस ऑफ रियरिंग और रियरिंग पॉन्ड की ना। रियरिंग मतलब होता है अब मछली को नर्सरी पॉन्ड से रियरिंग पॉन्ड में छोड़ दिया जाएगा और रियरिंग पॉन्ड में मछली अपने फुल साइज फुल लेंथ को अटेन करेगी ना, फुल साइज और फुल लेंथ को क्या करेगी मछली, अटेन कर लेगी। कहां पे? रियरिंग पॉन्ड में, ठीक है। और यही से आपको इकोनॉमिकल फिशेस मिलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मछलियों का हेल्थ चेकअप भी कराया जा मतलब हेल्थ चेक भी कराया जाता है और उनके अंदर होने वाली बीमारियों की भी जांच कराई जाती है, ठीक है। देखिएगा फॉर द गुड हेल्थ एंड द ग्रोथ द फिंगरलिंग्स, यहां से जो फ्राई जो था ना, फ्राई जो थे अब किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इन फिंगरलिंग को हम लोग कहां छोड़ दिए, रियरिंग पॉन्ड में छोड़ दिया जाएगा। फिंगरलिंग को आपको रियरिंग पॉन्ड में छोड़ दिया जाएगा। अब ये फिंगरलिंग जब रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफर किया जाएगा, फिंगरलिंग ट्रांसफर टू द रियरिंग पॉन्ड ना, द रियरिंग पॉन्ड नैरो एंड लॉन्ग, रियरिंग पॉन्ड आपको ऐसे पतला सा रहेगा और लंबा सा ऐसे रहेगा ना, इसका शेप कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहां से लेके यहां तक मछली को रोज सुबेरे संझा दौड़ाया जाता है ना, एक मछली को जॉगिंग टाइप का कराया जाता है जिससे मछलियां भूखी हो जाएं और खाने के लिए रेडी हो जाएं और उनकी साइज बढ़े। कुछ इस तरीके से लेआउट दिखाई देता है टोटल पूरे फिश फॉर्म का ना,
फिश फार्म की बात करते हैं तो फिश फार्म का लेआउट देखेंगे तो आई बर्ड लेआउट ये दिखाई देता है। मतलब अगर हम ऊपर से देखते हैं इसको आई बर्ड लेआउट कह सकते हैं, या आजकल तो ड्रोन वाला सिस्टम आ गया तो ड्रोन से ऊपर कहा जाता है। पहले ड्रोन नहीं होता था तो जब ऊपर से पिक लेते थे तो उनको आई बर्ड व्यूज कहा जाता था। तो आई बर्ड व्यूज देखते हैं तो ये पहला आपको दिखाई देगा ब्रीडिंग पॉन्ड, यहां रहेगा। दूसरा आपको दिखाई देगा ब्रीडिंग के बाद क्या होगा आपका, दूसरा हैचिंग है, तीसरा है नर्सरी, इसके बाद ये आपको रियरिंग पॉन्ड है और इधर आपको स्टॉकिंग और मार्केटिंग पॉन्ड है। ये सब जो दिखाई दे रहा है दीज आर द वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर द ऑल पॉन्ड, सभी पॉन्डों के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम ये आपको चारों तरफ से ये दिखाई दे रहा है। तो दीज आर द लेआउट ऑफ फिश फार्म ना, फिश फार्म का ये लेआउट है। आगे स्टॉकिंग एंड मार्केटिंग की बात करते हैं। जब रियरिंग पॉन्ड में मछली अपनी पूरी साइज पूरा लेंथ अचीव कर लेती है तब उस मछली को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं स्टॉकिंग एंड मार्केटिंग पॉन्ड में। स्टॉकिंग मार्केटिंग पॉन्ड जो होता है बड़े साइज का पॉन्ड होता है, ठीक है ना, बड़े साइज का पॉन्ड होता है और उनमें प्रेडेटर नहीं रहने चाहिए और बैड फिशेस और प्रेडेटरी फिशेस को हम हटा देते हैं बेसिकली। आगे स्टॉकिंग पॉन्ड फिश अटेन मैक्सिमम साइज, इसमें मछलियां अपनी जितनी साइज अचीव करनी होती है उतना अचीव कर लेती हैं एंड रेडी फॉर द मार्केटिंग, और मार्केट में वेरियस पर्पज के लिए, खाने के लिए या कोई और पर्पज है, इंडस्ट्रियल पर्पज है, ऑयलिंग पर्पज है, क्या पर्पज है इनका, उन पर्पज के लिए इनको फिर वापस मार्केट में, मतलब वापस मार्केट में क्या, ये जब हो गई साइज अटेन कर ली तो इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती हैं स्टॉकिंग एंड मार्केटिंग। नाउ देन द पीसी कल्चर हैज बीन कंप्लीटली फिनिश्ड। देयर इज सम शॉर्ट नोट इन हियर, ओके, कुछ शॉर्ट नोट आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये है आपका ट्रांसफर ऑफ फ्राई एंड फिंगरलिंग्स ना, क्योंकि जो फिंगरलिंग्स और फ्राइज जो होंगे वो एक जगह पे बनते हैं, एक जगह पे तैयार होते हैं, वहां से अलग अलग, जैसे आप लोगों के गांव में अगर कोई पॉन्ड होगा तो उस पॉन्ड का नाम रियरिंग पॉन्ड होगा, वहां हैचिंग ब्रीडिंग ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती। हैचिंग कराने के लिए, ब्रीडिंग कराने के लिए ना, और नर्सरी तैयार करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं रखी गई हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम फिश फार्म कहते हैं, या मछली अनुसंधान केंद्र जगह जगह पे बने हुए हैं, हर जिले में होंगे। मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र के नाम से हर जिले में करीब करीब 1-2 मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र होते हैं, वहां पे मछलियों का ब्रीडिंग कराया जाता है, हैचिंग कराया जाता है ना, नर्सरी तैयार की जाती है, और उन सीडों को मछली पालने वाले जो लोग होते हैं अपने यहाँ केवल रियरिंग पॉन्ड बनाते हैं और वहां से मछलियों के बच्चों को खरीद के लाते हैं और अपने रियरिंग पॉन्ड में लाके उनका पालन पोषण करते हैं। अब वहां से मछलियों को जब लाया जाता है तो उनको ट्रांसफर करने की क्या विधि होगी, ऐसे हाथे में भर के लेके जेबा में रख के तो लेके आएंगे नहीं, रास्ते में मर आ जाएंगे, या किसी थैली प्लास्टिक या किसी चीज में भर के तो लाएंगे नहीं। भर के लाएंगे तो उसके लिए उचित प्रबंधन होना चाहिए कि उसमें ऑक्सीजन, फूड और इन सारी चीजों का सेडेटिव्स दे देने चाहिए, क्योंकि जब मछलियां चलेंगी पानी में तो लेके आएंगे तो पानी हिलेगा डुलेगा तो वो उछलेंगी कूदेंगी, और उछलेंगी कूदेंगी तो उनकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लॉस हो जाएगी, और हो सकता है कि हमारा घर दूर हो तो हमारे घर पहुंचते पहुंचते वो मछलियां एनर्जी की कमी की वजह से मर जाएं। तो उनको सेडेटिव दे दिया जाता है कि उसी में सुस्त होकर चुपचाप पड़ी रहें, और जब पड़ी रहेंगी तो वो उछलेंगी कूदेंगी नहीं, एनर्जी कम लॉस होगा और मरने की संभावनाएं कम होंगी। तो कुछ इस तरीके से चीजों को करते हैं, ये वेल प्लान्ड तरीका होता है, वेल मैनर्ड तरीका होता है। चलते हैं देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ फ्राई एंड फिंगरलिंग्स। अब फ्राई को कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं और फिंगरलिंग्स को कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं। तो पहला बात है ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्राई टू नर्सरी ना, पहला है ये, ठीक। फिर फिंगरलिंग्स को रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये फ्राई को हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, नर्सरी में ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिएगा क्या करते हैं, द फिश फ्राई कलेक्टेड फ्रॉम हैचरीज एंड ट्रांसपोर्टेड टू नर्सरी, हैचरी से कलेक्ट करेंगे और नर्सरी में ट्रांसफर करेंगे। इन वेस्ट बंगाल
these are transported stern which causes heavy mortality। उसमें बहुत सारी मछलियां मरती हैं वेस्ट बंगाल से जब कहां भेजा जाता है, ईस्टर्न में भेजा जाता है, वेस्ट से ईस्ट में भेजा जाता है, तो बहुत सारी मछलियां मरती हैं। और मरती कैसे हैं, किसके वजह से, डिक्रीजेस डिसॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन की कमी के वजह से मरती हैं। दूसरा, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, पानी में कार्बन, क्योंकि मछलियां हैं रेस्पिरेशन कर रही हैं और एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकाल रही हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, और अमोनिया जब पानी में आएगा तो अमोनिया पानी को प्रदूषित करेगा और उसकी वजह से मछलियां मरेंगी। आगे, टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर लाइक एक्सेस अमोनिया, ये अमोनिया बढ़ जाएगा जिसके वजह से मछलियां मरेंगी। आगे, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से मरेंगी। आगे, फिजिकल इंजरी, चोट चपाट लग जाएगा, लेके आने जाने में जगह जगह लड़ेंगी इधर उधर, तो उनको चोट लगने की वजह से मछलियां मरेंगी ना। नाउअडेज, अब क्या किया गया, उसके बाद पहले कंटेनर में जाया करती थी, अब क्या कर दिया गया है, अब पॉलीथीन बैग बना दिया गया है, और पॉलीथीन बैग बना देने के वजह से इनको फिजिकल इंजरी होने की चीजें खत्म हो गई। पॉलीथीन बैग, नाउअडेज इन इंडिया अ पॉलीथीन बैग टू डिफरेंट साइज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश फ्राई को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पॉलीथीन बैग बना दिया गया है। उस पॉलीथीन बैग में ऑक्सीजन को समय समय पे ब्लो कराया जाता है, फिजिकल इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, और अगर जरूरत पड़ा तो पानी को बदला भी जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। आगे बात आती है, दूसरी है बात, ट्रांसपोर्ट टू फिंगरलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू रियरिंग पॉन्ड, फिंगरलिंग्स को नर्सरी से रियरिंग पॉन्ड में हमें ट्रांसपोर्ट कराना है। आगे, द फिंगरलिंग आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम नर्सरी टू रियरिंग एंड समटाइम रियरिंग टू स्टॉकिंग पॉन्ड ना। कुछ समय हम लोग क्या करते हैं, रियरिंग से स्टॉकिंग में, या क्या करते हैं, नर्सरी से रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं। तो उस समय भी क्या होती है, हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फ्राइज हैज बीन या फिंगरलिंग्स हैज बीन रिकॉर्डेड इन द नर्सरी पॉन्ड में जब वो पहुंचते हैं तो ज्यादा मात्रा में, ठीक है, फिंगरलिंग्स के मरने के चांसेस देखे जाते हैं। आगे, द कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फिंगरलिंग्स बाय द इनएक्टिव द फिंगरलिंग्स यूजिंग सेडेटिव, कॉमन मेथड क्या था कि हम उनको सेडेटिव दे देते हैं, बेहोश कर देते हैं। सेडेटिव क्या होते हैं, द मेडिसिन विच बिकम यूज फॉर द अनकॉन्शियस द फिशेस, फिश को अनकॉन्शियस करने के लिए हम लोग सेडेटिव दे देते हैं। जैसे आप कभी सिरप पूरा पीते हैं ना, तो आप लोग भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। आगे, सम टाइम, आगे, दिस इज ओनली लेस कंजप्शन ऑफ कार ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि वह कम मात्रा में ऑक्सीजन का कंजप्शन करें। सम डिजीज, एक पैरासाइट ना, प्रेडेटर आल्सो ट्रांसपोर्टेड अलोंग द फिंगरलिंग्स, फिंगरलिंग्स को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनके साथ बहुत सारी बीमारियां भी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं जो मरने का कारण बनती हैं, बहुत सारे पैरासाइट और प्रेडेटर भी उनके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, मोर्टेलिटी ऑफ फ्राई इन नर्सरी, नर्सरी में फ्राई कैसे मरते कैसे हैं, ये भी शॉर्ट नोट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। ये जो शॉर्ट नोट बताए हैं ये इस यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में और 2 नंबर के लिए। आगे, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मोर्टेलिटी, इस मोर्टेलिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? सडन चेंज इन क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम हैचिंग हापा टू नर्सरी, हैचिंग हापा का जो पानी था और नर्सरी का पानी था उसमें अचानक से होने वाले परिवर्तन के वजह से मछलियां मारी जाती हैं। आगे, लैक ऑफ सुटेबल फूड इन पॉन्ड, पॉन्ड में सुटेबल खाना ना होने के वजह से भी मछलियां मरती हैं। आगे, प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटरी फूड, प्रेडेटरी फिश, प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट इन द पॉन्ड, पॉन्ड में अगर प्रेडेटरी इंसेक्ट हुए, प्रेडेटरी फिश हुई, तब भी वहां पे मछलियों के मरने के चांसेस होते हैं, यानी फ्राइज, फिंगरलिंग्स या फ्राइज मरेंगे।
ओवर ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, प्लैंकटन अगर पानी के अंदर ज्यादा ग्रो हो गया है तब भी मछलियों के मरने के चांसेस हैं ना। डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड, डीईसी मतलब डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सॉरी ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तब भी मछलियां मरेंगी। आगे कैनाबलिज्म, कैनाबलिज्म मतलब अपने ही प्रजाति को खाने की, अगर प्रजाति अगर हम ऐसे मछलियों को डाल दिए जो अपने ही प्रजातियों को खाने लगे तो उनको कहते हैं कैनाबलिज्म, ठीक है ना। प्रेडेट ओन स्पीसीज, अपने ही स्पीसीज को खा जाए तो ये कैनाबलिज्म कहा जाता है, ठीक है। आगे अब हमारा एक बात आएगा केज कल्चर। दीज आर द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। केज कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। केज कल्चर में क्या करते हैं, हम एक ही जगह पे अलग अलग तरह के मछलियों का पालन करते हैं जब हमारे पास पॉन्ड या तालाब की कमी होती है। तो केज कल्चर को हम लोग पॉली कल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिएगा, it is more essential for fishery industry in which different type of fishes are cultured in same pond, ना same pond on the basis of feeding habitat। उनके खाने के तरीके के बेस पे हम एक ही पांड में अलग अलग तरह के मछलियों का पालन करते हैं और ये अलग अलग तरह के मछलियों के पालन करने की जो प्रक्रिया है उनको हम लोग केज कल्चर कहते हैं। क्या कहेंगे, केज कल्चर कहेंगे, ठीक है। आगे केज कल्चर को हम पाली कल्चर भी कहते हैं। इन पाली कल्चर द फिशेस आर कल्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिटेट, ना अपने फीडिंग हैबिटेट के बेस पे। अब क्या करते हैं, देखिए एक ही तालाब रहेगा, ऐसे एक तालाब हो जाएगा मान लीजिए, और इन तालाबों में हम अलग अलग तरह के मछलियों का पालन करेंगे। अलग अलग तरह के मछलियों का पालन करने का मतलब है कि एक मछली ऐसी रहेगी, फीडिंग हैबिटेट उनका अलग अलग रहेगा ना। तो उनको हम आगे वाले डायग्राम में इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम मछलियों का पालन करेंगे। एक ही तालाब में अलग अलग मछलियां रहेंगी और खाने के लिए कंपटीशन नहीं करेंगी क्योंकि फीडिंग हैबिटेट सबका अलग अलग रहेगा। अब देखिए जैसे है, सरफेस पे खाने वाली जो मछली रहेगी वो कटला कटला है। कॉलम मतलब ये बीच में खाने वाली जो मछली रहेगी वो लैबियोरहिता है। अब बॉटम में खाने वाली जो मछली है वो सिराइनस मृगाला है। इन तीनों मछलियों को हम एक ही पॉन्ड में कल्चर करेंगे और आगे देखेंगे केज कल्चर आर वेरी इकोनॉमिकल, यह इकोनॉमिकल होता है। इसको हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। सेंट्रल फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीफरी कहते हैं ना, सीफरी ने इसको कल्चर करके बताया था लोगों को कि इस तरीके से मछली का पालन किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बड़ा सा तालाब बना लेते हैं, 2 मिनट में समझ लो इनको। एक बड़ा सा ऐसे तालाब ले लेते हैं और इनमें हम 3 मछलियों को पालते हैं। एक मछली है मान लीजिए आपका सिराइनस मृगाला। अब सिराइनस मृगाला के साथ केस ये है, ये मछली हो गई सिराइनस मृगाला, ठीक है। सिराइनस मृगाला का जो, अब ये नीचे क्यों खाएगी ना बॉटम में, क्योंकि इसके मुंह देखेंगे तो इसका मुंह का लोअर जा छोटा है, अपर जा बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका माउथ जो होगा वेंट्रली लोकेटेड होगा और वेंट्रली लोकेटेड होगा तो ये नीचे खाएगी और ये सिराइनस मृगाला होगी। दूसरी मछली आपकी होगी लैबियोरोहिता, ठीक है। दूसरी मछली क्या है आपकी, लैबियोरोहिता है और ये कॉलम फीडर होगी। कॉलम फीडर होने का मतलब क्या होगा कि इनका दोनों जबड़ा बराबर रहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला देखा दोनों बराबर है। तीसरी मछली होगी आपकी कटला कटला होगी, कटला कटला होगी। और कटला कटला में हम देखेंगे तो ऊपर का जबड़ा छोटा होगा, नीचे का जबड़ा बड़ा होगा। तो ये आपको क्या होगी, सरफेस फीडर होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम भी बनेगा। इनमें आपने पानी भर देना है पूरा, इस तरीके से पानी फिल कर देना है, ठीक है। तो
इस पॉन्ड में इस तरीके से मछलियों का कल्चर होगा और मछलियों का पालन किया जाएगा। तो यहां तक की बातें तो हो गई और आज ये यूनिट क्या हो गया, आज ये यूनिट हो गया अभी खत्म। ठीक है, अब हम अगले यूनिट की बात जो करेंगे वो अगले यूनिट के बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करेंगे। और आज ये पूरी तरीके से खत्म हुआ इस यूनिट का। अब इस यूनिट का आप लोगों ने नोट्स बना लेना है, इस यूनिट को आप लोगों ने तैयार कर लेना है, इस यूनिट को आप लोगों ने पढ़ लेना है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। कल से हम लोग शुरू कर देंगे अगले यूनिट की। आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, और कल आप लोगों का होगा सेकेंड यूनिट। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकेंड यूनिट का, लेकिन अभी रहने देते हैं, आज इतना ही। थोड़ा सा स्वास्थ्य जनित कारण भी है और कल ही शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलें फिर, ठीक है आप लोग। ओके विनय, फिर मिलते हैं कल।